जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। बच्चों, आरआरबी में एनटीपीसी की बात लगातार होती रही है। आज एनटीपीसी की बात लगातार नहीं करूंगा, आज ग्रुप डी के बारे में बात करूंगा। बच्चों, इस एनुअल कैलेंडर के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों आरआरबी ग्रुप डी में जो वैकेंसीज है आपकी वो कब तक आने वाली है और कितनी आने वाली है, उसका सिलेबस क्या है, उसकी एज लिमिट क्या है और किस एज तक के बच्चे भर सकते हैं, फॉर्म कब तक आने की उम्मीद है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी बच्चा नया है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब के सामने बेल आइकन दिया है उसको दबा ले, ताकि भविष्य में आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। चलिए बच्चों, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। और ऐसे ही जैसे हर बार की तरह वीडियो को प्यार देते हो, ऐसे ही वीडियो को प्यार देना और लास्ट तक वीडियो में बने रहना बच्चों। ठीक है, ये आरआरबी का बच्चों एनुअल कैलेंडर है, आप सभी जानते हो। ठीक है, इसमें जो सबसे पहली वैकेंसी आई थी भाई, एसएससी की तरह रेलवे ने भी सोचा कि भाई चलो एनुअल कैलेंडर जारी करते हैं, बच्चों को खुश करते हैं। ठीक है, एनुअल कैलेंडर जारी करने के बाद वैकेंसी निकालेंगे। वैकेंसी के बाद जिस डेट में एग्जाम के लिए कैलेंडर में हम जो मेंशन करेंगे उसी के हिसाब से सारी चीजें हम करवाएंगे, जिससे बच्चा अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सके और वैकेंसी का पता रहे कि कब तक ये कंप्लीट होने वाली है और कौन सी वैकेंसी कब आने वाली है, बच्चा अपने पहले से तैयारी करके रख सके। लेकिन अब चीजें बहुत चेंज हुई है और किस प्रकार से चेंज हुई है। सबसे पहले जैसे एनुअल कैलेंडर जारी हुआ जनवरी से मार्च के मध्य एलपी की वैकेंसी के लिए कहा गया था, लेकिन जनवरी में ही उन्होंने निकाल दी वैकेंसी। ठीक है, बिल्कुल सही, बच्चे खुश हो गए। चलो भैया, एलपी एनुअल कैलेंडर बिल्कुल सही चरण में चल रहा है। टेक्नीशियन की वैकेंसी अप्रैल जून में आनी थी, लेकिन अप्रैल में ही निकाल दी। तो सभी बच्चे अंदाजा ये लगाने लगे, सभी का अनुभव ये काम करने लगा कि भाई एनटीपीसी की जो वैकेंसी जुलाई और सितंबर में दी गई है और जुलाई में ही आने की पूरी उम्मीद है। लेकिन जुलाई में नहीं आई है, आई अब सितंबर में एनटीपीसी की, लेकिन आई है। ठीक है, 4, 5, 6 के लिए भी लेवल और 2, 3 के लिए भी लेवल। ठीक है, पैरामेडिकल की भी आ चुकी है, जूनियर इंजीनियर की भी। ठीक है, अब बात आ रही है आपकी अगला महीना हमारा आने वाला है अक्टूबर दिसंबर। ठीक है, तो बच्चों अब सितंबर चल रहा है और अक्टूबर का महीना आने वाला है, तो सभी बच्चे अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई अक्टूबर में वैकेंसी, मुझे लगता है सभी बच्चों को ये लगता है कि अक्टूबर में वैकेंसी आने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी आपकी सितंबर में देखी गई है और एनटीपीसी का प्रोसीजर अभी चल रहा है। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। अगर आप ये लोग ये सोच रहे हो कि भाई वैकेंसी अक्टूबर में नहीं आएगी, तो बिल्कुल नहीं आएगी, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो। ठीक है, वैकेंसी पूरी उम्मीद है कि भाई दिसंबर में लेवल फर्स्ट के लिए ग्रुप डी के लिए आपको वैकेंसी पोस्टें देखने के लिए मिले। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहना। दिसंबर में आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी, दिसंबर से पहले आप लोग समझ सकते हो आपकी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी 2025 से पहले। ठीक है, तो ये एनुअल कैलेंडर है आपका, इससे आपको पता चलता है कि वैकेंसी तो ग्रुप डी की निश्चित तौर से आएगी, ये 100% आप लोग लिख लेना। ठीक है, अब बात आती है कि वैकेंसी कितनी आएगी। ठीक है, अब वैकेंसी कितनी आएगी ये सारी चीजें जानने के लिए मैं आपको लेके चलता हूं बच्चों 2019 की जो हमारी लास्ट ईयर वैकेंसी रही है। ठीक है, तो लास्ट वाली जो पिछली वैकेंसी आपकी रही है ग्रुप डी की आरआरबी की, उस 2019 का नोटिफिकेशन पे चलूंगा और वहां पे सारी चीजें क्लियर करूंगा कि आपका जो है वैकेंसीज कितनी आएगी और क्या उसका सिलेबस रहेगा, क्या एज लिमिट रहेगी और किस प्रकार आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेंगी और कौन कौन फॉर्म को भर सकता है। चलिए बच्चों, अब लेके चलता हूं आपको 2019 के नोटिफिकेशन पे। बच्चों, 2019 का नोटिफिकेशन आपके सामने ये आ चुका है। ये वाली जो वैकेंसी आपकी आई थी 2019 में, ये बहुत भारी वैकेंसी थी। आरआरबी मुझे नहीं लगता कि इतनी वैकेंसी दोबारा निकाले। ठीक है भाई, अब की बार की मैं बात कर रहा हूं, दोबारा निकालने का मतलब अब जो वैकेंसी आएगी। ठीक है, आगे का नहीं पता, अभी पिछली बात मैं आपको कर रहा हूं कि 2019 की जो वैकेंसी आई थी बहुत भारी वैकेंसी आई थी, बच्चों का कम नंबर पे भी सिलेक्शन हुआ है। 6 डिजिट की ये वैकेंसी आपको देखने को मिली थी। टोटल वैकेंसी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, 6 डिजिट में आप लोग देख पा रहे हो वैकेंसी को। 1,03,769 पोस्ट टोटल दी गई थी बच्चों, यानी कि 1 लाख से भी ऊपर वैकेंसी आपकी ये देखने को मिली है। ठीक है, अब की बार जो एनटीपीसी की जो वैकेंसी जो देखने को मिल रही है, तो वो लगभग उसका 1/3 के लगभग हमें दिखाई दे रही है भाई। 1/3 के समथिंग आप लोग वैकेंसी निकाल रहे हो और 1/3 में फिर बाद में आप लोग इंक्रीज भी कर रहे हो। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि इसका अगर 1/3 भी मैं करता हूँ तो लगभग आपकी वैकेंसी बैठती है 30 से 35 हजार के समथिंग, 30 से 35 हजार के समथिंग। ठीक है, उसके बाद अगर इंक्रीज करते हैं तो कुछ दूसरी बात है, नहीं तो फिलहाल आपकी जो वैकेंसी बन रही है बच्चों
तो मैं समझता हूँ कि 30 के या फिर 35 के आसपास आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी तो निश्चित तौर से आएगी ही आएगी। ठीक है, तो आप लोग जो तैयारी करोगे तो आप लोग समझ के करना कि भाई ग्रुप डी की वैकेंसी जो आएगी आपकी वो 40,000 के समथिंग आपकी आएगी, 30 से 40,000 के समथिंग आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई वैकेंसी के बारे में बात। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि बच्चों इसमें बहुत सारी पोस्टें होती है। ठीक है, और पोस्टों के लिए भी आप सभी को ये समझना चाहिए कि ग्रुप डी का मतलब है ग्रुप डी। यहाँ पे आपको जो इनिशियल पे मिलने वाला है वो 1800 के हिसाब से आपका इसमें रहने वाला है। ठीक है, मतलब जो ग्रेड पे आपका इसमें रहने वाला है वो 1800 के हिसाब से इसमें आपका रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें आपको जो काम मिलेगा वो आपका ग्रुप डी के जो है अकॉर्डिंग ही आपको मिलने वाला है। आप लोग ये मत समझना कि भाई हमें ऑफिस का काम मिल जाएगा या कोई ऐसा काम मिल जाएगा जिसमें जो हम बैठे खाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको जो काम मिलेगा बच्चों वो ग्रुप डी के हिसाब से ही मिलेगा, लेकिन हाँ टीएडीए के हिसाब से आपको इसमें सैलरी जो है अच्छी खासी मिल जाती है। 30-40 के मध्य आपको सैलरी इसमें पड़ जाती है ग्रुप डी में भी। ठीक है, जिसके पास कुछ नहीं है तो उसे समझो भाई ग्रुप डी ही मिल जाए। ठीक है, इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या रहता है बच्चों, स्टार्टिंग में आप लोग फॉर्म भरते हो, फॉर्म के बाद आपका एक ही एग्जाम होता है। ठीक है, एक ही एग्जाम होता है और वो कई शिफ्ट में होता है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन भी आवश्यक है। और आप सभी को पता है कि रेलवेज के लिए 1/3 की तो नेगेटिव मार्किंग रहती ही है, तो रेलवे में आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, तो इसलिए ग्रुप डी में भी आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी हमेशा के लिए। ठीक है, तो अब एक बात और मैं आपको बता दूं बच्चों कि इसमें क्वेश्चंस जैसे आपने थंबनेल पर भी देखा है कि भाई क्या अब की बार 10th पास चलेगा या फिर ITI चलेगा या फिर दोनों मांगेंगे कि भाई ITI 10th प्लस 10th भी चाहिए और ITI भी चाहिए। ठीक है, तो इस बात को भी क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बच्चों का बहुत ज्यादा कमेंट आता रहता है। ठीक है, आप लोग जो देख पा रहे हो ये तो आप लोग मेडिकल का प्रोसीजर देख पा रहे हो। ठीक है, चलो मैं मेडिकल के बारे में भी आपको इसमें बता दूं कि मेडिकल में क्या क्या होता है, लेकिन ये सारी चीजें बाद की है। जब आपकी वैकेंसी आ जाएगी तो इनके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा किस किस लेवल का आपका ये जो है मेडिकल लेवल रहता है। ठीक है, एज लिमिट की मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूँ। देखिए पिछली बार जो 2019 की जो वैकेंसी आई थी उसमें 10th लेवल पे आपकी पूरी की पूरी वैकेंसी थी, ITI का कोई मामला नहीं था और 10th लेवल पे पूरी की पूरी वैकेंसी 1 लाख कुछ निकाली गई थी। ठीक है, अब की बार बहुत ज्यादा बच्चों का जो है कमेंट बार बार ये आ रहे हैं कि सर क्या अब की बार ITI लेवल रहेगा, क्या ITI लेवल रहने वाला है या फिर 10th लेवल पे आपकी वैकेंसी निकलने वाली है। तो भाई 99% चांस है कि आपकी 10th लेवल पे वैकेंसी रहेगी, 1% चांसेस है कि भाई ITI भी उसमें मांग सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं समझता हूं कि आप लोग ना के बराबर ही समझना, बिल्कुल नगण्य, बिल्कुल ना के बराबर समझना कि ITI नहीं मांगी जाएगी। आप लोग 10th के बेस पे तैयारी कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल नहीं चांसेस है कि हाँ भाई ITI नहीं मांगी जाए। मुझे भी बिल्कुल यही लगता है कि भाई ITI नहीं मांगी जाएगी क्योंकि ITI के बेस पे बहुत सारी पोस्टें और भी रेलवे में है, उन्हें आप लोग कवर कर सकते हो ITI बेस पे। ठीक है, जैसे अब की बात जो वैकेंसी आई है ALP की लोको पायलट की, उसमें भी आपकी ITI मांगी गई है। ठीक है, तो बहुत सारी पोस्ट ऐसी है जिनमें ITI मांगी जाती है। ठीक है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अब की बार जो पिछले साल की तरह अब की बार भी जो आपकी वैकेंसी आएगी वो 10th लेवल पे आएगी। बच्चे बहुत ज्यादा जो है वेट करते हैं ग्रुप डी की वैकेंसी का भी, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ग्रुप डी की वैकेंसी का भी जो है इंतजार किसी को नहीं रहता, लेकिन नहीं रहता, बहुत सारे बच्चों को रहता है कि भाई ग्रुप डी की वैकेंसी कब तक आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहती है। उसके बाद मैं आपसे एक चीज और क्लियर कर दूं कि इसमें एज लिमिट जो मांगी गई थी 18 से 33 साल पिछली बार जनरल के माध्यम से मांगी गई थी। ठीक है, 18 से 33 साल यानी कि यूआर कैंडिडेट की होनी चाहिए, लेकिन हाँ अब की बार मैं समझ सकता हूँ कि 18 से 33 साल तो मांगी जाएगी, लेकिन उसके हिसाब से 3 साल का कोविड रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, तो ये हो गई 36 साल। 36 साल के बाद भी अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट है तो इसको 3 साल की छूट एज में दी जाती है और 5 साल की SC/ST कैंडिडेट को दी जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से फिर एक्स सर्विसमैन के लिए भी सारी कैटेगरीज दी गई है छूट के लिए माध्यम से। ठीक है बच्चों, तो ये इस प्रकार से प्रोसीजर आपका एज में रहता है, तो एज में भी आपको इसमें अच्छी खासी छूट मिल जाती है। मैं समझ सकता हूँ कि अब की बार भी आप लोग इसमें जो फॉर्म भर सकते हो SC/ST कैंडिडेट वो 41-42 साल तक आप लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फीस आपकी वही रहती है उसी हिसाब से, रेलवे कोई फीस में चेंजिंग नहीं करता है। ठीक है, काफी साल से यही चल रही है कि 500 रुपए फीस, 400 रुपए जो है हम एग्जाम के बाद रिटर्न कर देंगे, और बाकी जो SC/ST यानी कि जो UR और EWS को छोड़कर, UR और EWS को छोड़कर बाकी सभी कैटेगरीज के लिए फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 250 रुपए है और 250 में से 250 उनको वापसी
कर दिए जाएंगे, 250 रुपए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे आप लोग कैफे फॉर्म भरवाते हो तो उससे आप लोग जो अकाउंट नंबर डलेगा उसमें आप लोग अपना अकाउंट नंबर डलवाना और आपके ही अकाउंट में जो आप लोग एग्जाम दोगे उसके जो रिटर्न है वो आपके ही अकाउंट में वापिस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद आपसे मैं बात करता हूं कि जो आपका सिलेबस रहता है इसमें वो क्या क्या रहता है उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो तो मुझे आपको बच्चों बतानी ही पड़ेगी, क्योंकि सभी बच्चों की रिक्वायरमेंट यही रहती है कि हमारा सिलेक्शन किस प्रकार से हो। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं है, दिसंबर हमारे पास ही है। आप लोग तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल तैयारी आराम से कर सकते हो। और भाई यही 6 मंथ है, अगर आप लोग तैयारी में जुड़ सकते हो तो एनटीपीसी में भी निकाल सकते हो, ग्रुप डी में भी निकाल सकते हो। ठीक है भाई, देखिए नौकरी का वेट सभी को रहता है, सरकारी नौकरी की, भाई हमारी भी गवर्नमेंट जॉब लगे। ठीक है, तो जो है सरकारी की हमारे जो सपने हैं वो पूरे के पूरे जो है हम साकार करें और अपने जो घर वाले हैं उनका नाम रोशन करें और सारी चीजों को हम इस प्रकार से कन्वर्ट करें कि हाँ भाई जो है हमारे घर वालों को जो है फक्र हो हम पर। ठीक है, कि भाई बच्चे ने हमारी मेहनत करी है और हमारे दिन सुधारे हैं। ठीक है बच्चों, तो भाई इसके बारे में सिलेबस के बारे में बात कर रहा था कि सीबीटी आपका एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड स्टडीज में आपका टेस्ट रहेगा। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन ईच ऑफ 1 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका रहने वाला है। 100 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा, 1.5 घंटे का समय इसमें मिलेगा। जनरल साइंस के इसमें 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मैथ के इसमें 25 क्वेश्चन मिलेंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इसमें अहम भूमिका आपकी मैथ की और रीजनिंग की रहेगी। इसमें आपका ये 55 क्वेश्चन आते हैं और 55 नंबर के आपके इसमें बनेंगे। ठीक है, जनरल साइंस से अगर और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर से आप लोग कुछ क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन भी निकाल देते हो तो भाई आपका काम इसमें बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये जो मैथ और रीजनिंग है ये आपका 55 नंबर का आने वाला है इसमें। और चैप्टर्स कौन कौन से है वो भी ज्यादा हार्ड नहीं है आते इसमें चैप्टर बच्चों। अगर आप लोग मैथ में कमजोर हो तो प्ले लिस्ट में जाइए और जल्दी से एक चैप्टर आप लोग वहां से कंप्लीट कीजिए। एक भी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 25 में से 25 क्वेश्चन आप लोग मार के आओगे निश्चित तौर से, ये मेरी गारंटी है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके एक चैप्टर आप लोग अपना वहां से कवर कर सकते हो, मैंने हर चीज कराई हुई है। ठीक है, यूपी पुलिस का पढ़ाया हुआ है बच्चों, और यूपी पुलिस का छोड़ो, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो एक चैप्टर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हो तो फिर हमें हर एग्जाम के लिए बस उसका लेवल मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया, लेवल हर एग्जाम के लिए मैंने सही रखा है। 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। मैथ का जो पोर्शन है वो भी आप लोग देख पा रहे हो, नंबर सिस्टम है, बोर्ड मास, डेसिमल जो है डेसिमल तो इसी में आपने नंबर सिस्टम में ही जो है मैंने सब कुछ बताया हुआ है। इसमें सरलीकरण में भी बोर्ड मास के बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन में, दशमलव भिन्नों में, एलसीएम एचसीएम, ये सारे के सारे चैप्टर्स दिए गए हैं। अगर वैकेंसी आती है तो मैं इनको भी बहुत अच्छे तरीके से आपको बताना चाहूंगा। ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड आपका 10th स्टैंडर्ड आपका ये रहने वाला है सीबीएसई बोर्ड का। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपका फिजिकल भी रहता है। इसमें फिजिकल कोई ज्यादा हार्ड नहीं रहता है इसमें। ठीक है, मेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो 35 किलोग्राम वजन, उसको 100 मीटर की दूरी तक लेके जाना पड़ता है, 2 मिनट का उसको समय मिलता है। ठीक है, बिल्कुल आराम से आप लोग इसको कर लोगे। फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो फीमेल कैंडिडेट को 20 किलोग्राम वजन, वही 100 मीटर की दूरी है और 2 मिनट का इसमें आपको समय मिलता है। यानी कि वजन का बस थोड़ा सा फर्क इसमें रखा गया है। वजन मेल कैंडिडेट के लिए 35 किलोग्राम है और फीमेल कैंडिडेट के लिए इसमें 20 किलोग्राम वजन रखा गया है। बाकी सारी चीजें इसमें सेम आपकी दी गई है। जैसे आप लोग ये जो आपका फिजिकल है छोटा सा, इसको अगर आप लोग क्लियर कर लेते हो तो आपका डॉक्यूमेंट यानी कि डीवी हो जाएगा, डीवी के बाद आपका वहीं पे मेडिकल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपका ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है तो आपकी जो है नॉर्मलाइजेशन की जो मेरिट वो तो शुरू में स्टार्टिंग में लगी जाएगी, उन्हीं का फिजिकल होगा जो मेरिट में आएंगे। मेरिट में आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल, फिर फाइनल मेरिट भी लग जाएगी। ठीक है, फाइनल मेरिट में जिसका नाम आएगा उनकी ज्वाइनिंग सीधी हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है ग्रुप डी का रहता है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपके दिमाग में अभी भी रह गया है कि भाई ये क्वेश्चन का सर ने जवाब नहीं दिया, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हो और सारी की सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों शेयर करें और अधिक से अधिक बच्चों तक जो है ये वीडियो जानी चाहिए, अधिक से अधिक प्यार आपका मिलना चाहिए, क्योंकि जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं पहले ही और एक ही वीडियो में कवर करा देता हूँ। ठीक है, बार बार वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा है। दोबारा अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको दोबारा मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए लास्ट तक वीडियो बने रहेगी। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।